हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस स्टडी कर चुके हैं और ये दोनों ही टाइप की जो रिएक्शंस हैं ये एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। जैसा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन या रिएक्ट टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, और जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ एक है, एंड दैट रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज और ब्रेक्स डाउन इन टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट हुई। इसी में ही जो थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल लेने हैं, बिल्कुल नए लेने हैं, लोहे की कील, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। अगर आपके जो कील हैं लोहे के वो थोड़े से पुराने हैं या नए भी हैं, तो अगर आप उनको सैंड पेपर जो होता है, जो रेगमाल भी कहते हैं, इसको रेगमाल भी कहते हैं, उससे इसकी सरफेस को बिल्कुल साफ़ कर लें। इसको बिल्कुल चमका लेना है ताकि इसके ऊपर अगर कुछ भी बाय चांस अगर थोड़ा सा भी रस्ट है यानी कि जंग है तो वो उसके ऊपर से उतर जाए और जो लोहे की जो कील है उसकी ऊपर की सरफेस, ऊपर की सतह बिल्कुल क्लीन हो जाए, एक्सपोज हो जाए, बाहर आ जाए निकल कर। जैसा आपने एक क्वेश्चन भी किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, जब हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। तो जो उसका रीज़न था वही रीज़न यहाँ पर है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और यहाँ पर क्या है कि जो आयरन है, हमें पता है आयरन पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो कई बार रखे रखे आयरन के कील पर अगर जंग लग गया है तो उसको साफ़ करने के लिए हम उसे सैंड पेपर से साफ़ करेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। एक पर ए लिखेंगे हम और एक पर लिखेंगे बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दोनों के अंदर ही 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने डालना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है CuSO4। टाई 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड, जो हमने 3 लोहे की कील ली हैं उनमें से 2 कील लेकर उनको एक धागे से बांधना है और उनको एक टेस्ट ट्यूब में, मान लो कि टेस्ट ट्यूब बी में हमने डाल दिया, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है ना, 2 कीलों को धागे से बांधना है और धागा इसके अंदर लटका देना है, आपको हैंग कर देना है। एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। तो बी ट्यूब के अंदर जो है हमने धागे के साथ कीलें, जो आयरन की कील हैं वो यहाँ पर हमने हैंग कर दी, लटका दी हैं। कीप 1 आयरन नेल असाइड, एक जो हमने 3 आयरन नेल ली है ना, तो उनमें से एक को साइड में रख देना है, उसको कुछ नहीं करना। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द 20 मिनट्स या हाफ एन आवर, आप 20 या 30 मिनट के लिए जो आयरन नेल्स थी उसको बी टेस्ट ट्यूब में वैसे का वैसे रहने दें। और उसके बाद आयरन नेल्स को जब हम बाहर निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले हमने जो कील निकाली है बाहर, तो हमने जो थर्ड कील रखी थी, थर्ड आयरन नेल हमने अलग रखी थी जिसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप नहीं किया था। हमने देखना है कि उसमें और जो 2 आयरन नेल्स हमने बी टेस्ट ट्यूब के अंदर हैंग की थी उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और क्या देखना है हमें, और हमने क्या लिया था, हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली थी, है ना, एक टेस्ट ट्यूब ए और एक बी, दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने डाला था। लेकिन जो आयरन नेल थी धागे से लगाकर हमने किसके अंदर टंगाई थी, वो हमने हैंग की थी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, जबकि ए में हमने कुछ नहीं किया था। ए जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर कॉपर सल्फेट था, और जो कॉपर सल्फेट होता है वो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ए में भी वही था पहले और बी में भी वही था, लेकिन जब हमने उसके अंदर 20 से 30 मिनट के लिए आयरन नेल्स को लटका दिया बी के अंदर, तो क्या हुआ, आयरन नेल के अंदर तो चेंज आ गया, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या चेंज आया। और साथ ही साथ आयरन नेल्स को निकालने के बाद जब आप बी के अंदर जो सॉल्यूशन है, कील आपने इसके अंदर से निकाल ली, ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो इन दोनों का जो कलर था उसमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। जबकि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके सॉल्यूशन का कलर जो है वो लाइट ब्लू है, जबकि इसका कलर लाइट ग्रीन हो चुका है। तो इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, यहाँ पर हमने चेंजेस देखे
की कलर में चेंज हो गया तो इसका मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर चेंज हो जाता है कलर में तो हम ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि किस तरह से जो आयरन नेल है उसमें किस टाइप से चेंज आएगा। तो आप इसको देखना, पिक्चर्स से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, अभी ये दोनों खाली हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करने के बाद हमें एक टेस्ट ट्यूब को हमें हटा देना है, साइड में रख देना है। और ये हमारे पास अब बी टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, ए को हमने साइड में रख दिया। जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए लेफ्ट असाइड या केप्ट असाइड, उसको एक साइड में हमने रख दिया। और हमने यहाँ पर आपको इस कलर सॉल्यूशन का कलर दिखाई दे रहा होगा, लाइट ब्लू कलर है। ऐसा ही होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर। ठीक है, तो हमने बी वाली को लेना है। अब जो भी करना है इसके साथ ही करना है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने आयरन नेल लिए, 2 आयरन नेल लेकर उसको इस तरह से हमने धागे से बांध दिया। और ये जो यहाँ पर जो डायग्राम्स हैं मैं आपको बता दूँ, हमने जो एक्टिविटी अभी जो बुक में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, जब हमने उसको पढ़ा है तो उसमें ये बताया गया कि हमने बी टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल्स डालने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ जो ए टेस्ट ट्यूब है, बी को हमने साइड में रख दिया और ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नेल्स डालने हैं। ठीक है, आयरन नेल्स यहाँ पर हमने डाल दिए इसके अंदर। और ऐसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर डिप होने चाहिए, पूरी तरह से डले हुए डूबे हुए होने चाहिए। आप देख रहे हो सॉल्यूशन का कलर क्या है, लाइट ब्लू है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और 20 से 30 मिनट के बाद जब हम वो कील जो धागे से बंधे हुए थे उनको जब हम निकालते हैं बाहर, तो आप देखो इनका कलर कैसा है। आप देख रहे हो इसका कलर कैसा है, इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर हो गया है। आयरन नेल जो हैं आप जानते हो किस कलर के होते हैं। जब हम एक नया लोहे की कोई भी नई चीज़ लेते हैं या लोहे के नए कील लेते हैं तो वो ग्रे कलर के थे, आपने देखा था। ठीक है, चाहे वो लोहे के थे, वो ग्रे से कलर के थे। लेकिन 20 से 30 मिनट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हमने इनको डिप करके छोड़ दिया तो ऊपर आप देख रहे हो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट क्यों ऐसा ही रह गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा। और जो पार्ट सॉल्यूशन के अंदर था यहाँ तक, उसमें आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया। इसके ऊपर आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा मोटा भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर लेयर आ गई है, कोई इसके ऊपर एक परत सी बन गई है। और ये परत किस चीज़ की है, जो रेडिश ब्राउन कलर की परत है, ये किस चीज़ की है, ये जो परत है ये कॉपर की है। क्योंकि ऐसा कलर किसका होता है, ऐसा कलर कॉपर का होता है, तांबे का होता है। ठीक है, और अब आप देखो कि जब हमने वो कील निकाल ली ए टेस्ट ट्यूब में से हमने कील निकाल कर बाहर कर दी, तो आप इसका सॉल्यूशन का कलर देखिए क्या हो चुका है। ये लाइट ग्रीन हो चुका है। और ये हमने बी टेस्ट ट्यूब ऐसे ही क्यों छोड़ दी थी, ये हमने ऐसे ही इसलिए छोड़ दी थी ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। आयरन नेल्स को जब हमने ए में डाल दिया, आधे घंटे के बाद निकाला, तो हमने दोनों का कलर कंपेयर करने के लिए हमने बी टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि हम देख सकें कि क्या चेंज आया है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ, ये जो भी चेंजेस हमने देखे हैं ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। और केमिकल रिएक्शन किस चीज़ के बीच में हुई है, जो ए टेस्ट ट्यूब थी, ए टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था। और उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने प्योर आयरन की कीलें डाल दी। ठीक है, तो वो 20 से 30 मिनट जब हमने उनको छोड़ा तो उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने से क्या हुआ, कॉपर जो है वो अलग हो गया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर बाहर निकल गया। और ये कॉपर कहाँ गया, ये कॉपर आयरन नेल के ऊपर इसकी लेयर बन गई, आयरन नेल के ऊपर इसकी लेयर बन गई। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। और जो सॉल्यूशन का कलर था पहले ब्लू था, लेकिन अब वो लाइट ग्रीन हो गया। और वो लाइट ग्रीन कलर क्यों हुआ, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है अब उसमें क्या बन चुका है, उसमें फेरस सल्फेट बन चुका है। और फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन होता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं फेरस सल्फेट साल्ट लेकर
उसको थोड़ा सा वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो उसका कलर जैसा हमें यहाँ पर मिल रहा है वैसा वैसा ही कलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा फेरस सल्फेट अगर हम वाटर में डाल देंगे, पानी के अंदर उसका सॉल्यूशन बना देंगे, घोल बना देंगे, तो वो ऐसा ही कलर हमें दिखाई देगा जो कलर हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बाद मिला है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है ये हमें क्या दिखा रही है कि आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर को निकाल कर बाहर कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। आयरन ने कॉपर को निकाल कर बाहर कर दिया, अलग कर दिया इसको, और ख़ुद उसकी जगह ले ली है। तो ऐसा क्या हुआ, जैसे कि आपने एक बेंच पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, तो तीसरा बच्चा आता है, वो उनमें से एक को उठाता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, जैसे कई बार क्लास में होता है ना, बच्चे क्या होता है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनमें काफ़ी फ्रेंडशिप है, तो अगर एक बेंच पर दो बच्चे बैठ गए हैं और जो फ्रेंड्स थे उनमें से एक बच्चा है और एक बच्चा कोई दूसरा है, तो जो दो फ्रेंड्स में से दूसरा बच्चा था वो आता है और जो दो बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, ये ए और बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और अब जो है बेंच के ऊपर क्या है, ए और सी बैठे हुए हैं, बी साइड में है। तो बी यहाँ पर आता है, बी बोलता है सी से कि मुझे यहाँ पर बैठना है, तो सी कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन ए बोलता है कि नहीं यहाँ बी ही बैठेगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो इसलिए जो सी है वो यहाँ से हट जाता है और बी उसकी जगह ले लेता है। अब बेंच पर कौन है, ए और बी हैं और सी अलग हो चुका है। या हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी क्लास में जो है हम दो बच्चों का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बच्चा जो है वो थोड़ा स्ट्रोंग है, दिखने में भी हेल्दी है, वो लगता है कि ये भाई किसी को भी पीट देगा, और दूसरा बच्चा डरपोक सा है, डरा हुआ सा है, कमज़ोर सा है वो। ठीक है, तो अब जो बच्चा जो ताकतवर है, जो स्ट्रोंग है, वो अगर चाहे तो उस कमज़ोर बच्चे को उसकी जगह से हटा सकता है। वो उसको बोलेगा भाई यहाँ से हट, मुझे यहाँ पर बैठना है, तो कमज़ोर जो डरपोक बच्चा है वो तो हट जाएगा, वो कहेगा भाई ये नहीं तो मुझे लड़ाई करेगा, मुझे पीटेगा, तो इसलिए वो वहाँ से हट जाएगा, तो वो उसकी जगह ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जो आयरन है ना, वो एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्ट्रोंग है। आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए कॉपर सल्फेट में से निकाल कर इसको बाहर कर देता है और ख़ुद इसकी जगह ले लेता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें एक्टिविटी में। अब आप यहाँ देख रहे हो जो आयरन नील है जो ये आयरन नील जो है नए वाला है, और ये कब है, ये जब हमने उसको डिप कर दिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये दो टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, आयरन नील नहीं डाला, जो जिसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और ये टेस्ट ट्यूब कौन सी है, जिसमें हमने आयरन नील डाला था। आयरन नील निकालने के बाद जो है इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पर ये कलर जो है ग्रीन नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आप समझ जाओ ये लाइट ग्रीन है। ठीक है, कई बार बुक के अंदर कलर सही नहीं आते हैं, तो ये लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश क्यों हो गया कलर में, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो फेड क्यों हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन हुई। तो आप देखोगे कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एक सिंपल तरीके से लिख कर दिखाई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें उसके साथ ये भी बताना होता है कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। तो यहाँ इस केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंसेस की फ़िज़िकल स्टेट भी दिखाई हुई है। जो आयरन नेल है वो सॉलिड है, इसलिए ऐसे लिखा है। कॉपर सल्फेट का वाटर में सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पर एक्वस लिखा है साथ में। और जब आयरन सल्फेट बना तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन था, क्योंकि वो डिज़ोल्व है, वो घुला हुआ है, और हमारे जो टेस्ट ट्यूब था उसमें तो पानी ही था। ठीक है, और उसमें से कॉपर को निकाल कर बाहर कर दिया, जो कि सॉलिड फॉर्म में कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इस रिएक्शन में आयरन ने दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, यानी कि किसको हटा दिया, कॉपर को। किस में से, कॉपर सल्फेट में से। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देखो। जिंक जो है वो भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल कर बाहर कर सकता है। तो हमने क्या देखा, एक तो आयरन, हम देख रहे हैं कि कॉपर से स्ट्रोंग कौन कौन है, एक तो आयरन है। दूसरा, हम इस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं कि जिंक ने भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल कर बाहर कर दिया, तो जिंक भी कॉपर से स्ट्रोंग है।
ठीक है। और हम देख रहे हैं कि लेड ने भी यहाँ कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है, लेड ने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को बाहर निकाल दिया, तो जो लेड है वो भी कॉपर से ज़्यादा स्ट्रोंग है यहाँ पर। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि ये बाद में बताऊंगी कि किस तरह से स्ट्रोंग है। तो स्ट्रोंग कैसे है? रिएक्टिविटी में, ठीक है। आयरन, जिंक, लेड ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से निकाल कर उसकी जगह ले सकते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुई? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, द रिएक्शन, आप ये नोट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound, है ना, जैसा कि आयरन ने कॉपर को हटाकर किया है। केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी आप पढ़ोगे, इसलिए इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और होती है, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि सिंगल क्यों बोला हमने यहाँ पर? क्योंकि आयरन अकेला है जो कॉपर को निकाल कर बाहर कर रहा है, कोई और दूसरा नहीं है, यहाँ पर एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि दूसरे को निकाल कर बाहर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने कॉपर का एग्जाम्पल लिया था कि आयरन, लेड और जिंक कॉपर से ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो लेड से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जो आयरन है वो लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन, जिंक और लेड ये तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर हम उन तीनों में कंपेयर करें तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है लेड से। तो ये आप जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है या आपका जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है उसमें आप इसको पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, तो हम उसी में ही काउंट करते हैं इसको। इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें दो सब्सटेंसेस लेने हैं, दो केमिकल कंपाउंड लेने हैं। एक हमें लेना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ठीक है। और इसको पानी में घोलकर इसका सॉल्यूशन बनाना है, और इस सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए AQ लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे ही हमें एक और सब्सटेंस केमिकल लेना है बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको भी वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। तो दो टेस्ट ट्यूब ले ली, एक टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है ना ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सोडियम सल्फेट भी पानी में घुल चुका है, अच्छे से सोल्यूबल है, डिज़ोल्व हो चुका है, बेरियम क्लोराइड भी वाटर में डिज़ोल्व हो चुका है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कुछ भी सॉलिड नहीं है। अगर फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं कि दोनों बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशंस हो तो हम इनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं ताकि हमें बिल्कुल साफ़ सॉल्यूशन मिले जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। अब क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब उठानी है और उसका सॉल्यूशन दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें डाल देना है, ठीक है। सोडियम सल्फेट वाला सॉल्यूशन लेकर उसको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। जैसे ही ये दोनों मिक्स होंगे वाइट सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, एक वाइट सब्सटेंस बन गया, पाउडर सा बन गया, ठीक है। हमें वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो वाइट सब्सटेंस बना है। और वो हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी सब्सटेंस बना है ना वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। अगर वो पानी में घुल जाता, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन से एक सब्सटेंस बना, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए वो हमें पाउडर की फॉर्म में उसमें दिखाई दे रहा है। और ये जो पाउडर हमें उसका मिला है उसे हम बोलते हैं पैसिव फेज। तो
हमें क्या मिला है, हमें एक नया सब्सटेंस मिला है, उसके प्रेसिपिटेट्स मिले हैं। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के अंदर हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन गिव्स NaCl। NaCl क्या है, कॉमन साल्ट, नमक है, और हमें पता है नमक पानी में घुल जाता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक और जो सब्सटेंस बना है वो बेरियम सल्फेट है और वो वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है, इसलिए ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और ये किस कलर का है, बेरियम सल्फेट वाइट कलर का है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन, ये भी अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनके साथ हम S भी लिख सकते हैं या हम उनके साथ ये साइन भी लगा सकते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने एक ये साइन ऊपर की तरफ का एरो बताया था गैसेस के साथ रिएक्ट लगाने के लिए, क्योंकि जो गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, इसलिए हम एक सिंपल सा लॉजिक मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है, हिंट बता रही हूँ एक तरह से, तो इसलिए हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है वो थोड़ी देर में नीचे सेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ का एरो लगाते हैं। या आप आसानी से इस तरह से इनको याद रख सकते हो, सॉलिड भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, एरो भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ आप देखो, यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, लेकिन सोडियम कहाँ चला गया, इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ अगर, सोडियम सल्फेट ये दोनों साथ थे, और बेरियम क्लोराइड ये दोनों साथ थे। लेकिन क्या हुआ, अब सोडियम चला गया क्लोरीन के पास, इसलिए बन गया NaCl, है ना, और जबकि बेरियम आ गया सल्फेट के पास, इसलिए आ गया बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, लेकिन दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है। सोडियम ने बेरियम को निकाल दिया इसमें से, और बेरियम ने सोडियम को निकाल दिया इसमें से। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार, एक और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और ये भी वाइट कलर के हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेसिपिटेट्स वाइट कलर के हों, डिपेंड करता है कि क्या सब्सटेंस बना है, क्या नया प्रोडक्ट बना है। तो वो प्रोडक्ट जिस कलर का होता है उसी कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। और साथ में बनता है सोडियम नाइट्रेट। अब जो ये सोडियम नाइट्रेट है ये वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए इसका हमें सोल्यूशन, ये हमें सोल्यूशन में मिलेगा। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन जहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आयंस जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है, दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने की है। इनको अच्छे से आप पढ़ना, और इनके जो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं उनकी इक्वेशंस आपको ज़रूर नोटबुक में लिखनी है, और साथ ही ये भी चेक करना है कि वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उनकी बैलेंसिंग भी ज़रूर करनी है, ताकि आपकी बैलेंसिंग अच्छे से अच्छी होती जाए प्रैक्टिस के साथ साथ। ओके।